हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विदकारी में। दोस्तों यह जो है कॉन्ट्रैक्ट एड का दूसरा पार्ट है, जो कि इसके पहले वाले पार्ट में हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया था और इस पार्ट में भी हम आगे कोशिश करेंगे कि 50 प्रश्नों को सॉल्व करें और सभी जो प्रश्न हैं वह हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ जितने भी केस ला हैं उन सभी केस को हम आपको एक स्थान पर प्रोवाइड कराने के कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्सेप्ट है और केस हैं यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और अगर वो याद नहीं है तो कई बार जो प्रश्न है वो टफ लगता है। और जो कॉन्सेप्ट हैं उसपे अगर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया तो वो ठीक है, अगर रटा रटाया है तो आ गया। लेकिन अगर वो अंदर से प्रॉब्लम बेस्ड बना के क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर जो है दिक्कत हो जाती है और इसी वजह से प्री में कई बार समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यह जो सीरीज है उसको शुरू किया है और इसमें कोशिश करेंगे कि पूरे संविदा अधिनियम को हम आसान तरीके से आपके समक्ष प्रोवाइड कराएं, जिससे आपकी जो इसके संदर्भ में जितने डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएं और आप इस एक्ट के अंतर्गत कंफर्ट हो जाएं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और हिंदी मीडियम को जो होने वाली जो कठिनाइयां हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने जो है इस सीरीज को शुरू किया है। और हमारे चैनल पर और भी जो महत्वपूर्ण अधिनियम हैं, चाहे वह मौलिक विधियां हों, प्रक्रियात्मक विधियां हों, लोकल लॉ हों, माइनर एक्ट्स हों, अलग अलग राज्य की परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं उन सबके संदर्भ में जो है वीडियो उपलब्ध हैं। आप वहां पर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो इसमें जो प्रश्न है कि प्रतिफल के प्रति अजनबी व संविदा के प्रति अजनबी दोनों ही संविदा को प्रवर्तित नहीं करा सकते। तो यह जो कथन है वह क्या सही है या गलत है? तो प्रतिफल के प्रति अजनबी कौन होता है और संविदा के प्रति अजनबी कौन होता है, इसको हमने पिछले प्रश्नों में स्पष्ट किया है। तो अभी आपने उसको नहीं देखा है तो वहां उसको जरूर देखें। वहां से उसके बाद हम यहाँ पर इस प्रश्न को देखेंगे। तो प्रतिफल के प्रति अजनबी जो है वह और संविदा के प्रति अजनबी, ये दोनों ही अंग्रेजी संविदा विधि के अंतर्गत जो है वहां पर वाद नहीं ला सकते हैं, अर्थात संविदा को प्रवर्तित नहीं करा सकते। लेकिन भारत की स्थिति अगर देखेंगे तो भारत के मामले में जो संविदा के प्रति अजनबी है यह जो है प्रवर्तन नहीं करा सकता, लेकिन जो प्रतिफल के प्रति अजनबी है यह प्रवर्तन करवा सकता है। तो यह भारत के संदर्भ में अगर पूछता है तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि प्रतिफल के प्रति अजनबी जो व्यक्ति है वह भारत में जो है संविदा का प्रवर्तन करा सकता है, लेकिन जो संविदा के प्रति अजनबी है वह भारत में प्रवर्तन नहीं करा सकता। और अंग्रेजी विधि के अंतर्गत ये दोनों ही जो है संविदा का प्रवर्तन नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट है, जहां बंटवारे के समय पारिवारिक समझौता के दौरान यह व्यवस्था की गई हो कि माता को भरण पोषण दिया जाएगा, तो ऐसी जो संविदा है वह क्या होगी? तो ऐसी जो संविदा होगी वह विधिमान्य है और प्रवर्तनीय है, क्योंकि जो संविदा की गुप्तता का सिद्धांत है उसके अंतर्गत कुछ बातें बताई गई हैं कि कौन से जो पक्षकार हैं वह भले ही संविदा का पक्षकार नहीं है, लेकिन फिर भी वह जो है संविदा का प्रवर्तन करा सकते हैं। तो अर्थात इस जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या संविदा का गुप्तता का सिद्धांत है उसके कुछ अपवाद बताए गए हैं। तो उसमें क्या था? तो न्यास था, अर्थात जो न्यास के हितधारक होते हैं उन वो जो है भले पक्षकार नहीं है, संविदा का प्रवर्तन करा सकते हैं। भार के अंतर्गत जो है अगर कोई संपत्ति भार है तो वहां पर जो संविदा का प्रवर्तन करा जा सकता है। विवाह के लिए अगर किसी संविदा की गई है तो जैसे हमने देखा था पिछले उदाहरण में कि दो भाई हैं, आपस में संविदा के पक्षकार हैं और वह यह संविदा करते हैं कि हम दोनों भाई मिल करके बहन की शादी करेंगे। तो बहन जो है भले उसके संविदा की पक्षकार नहीं है तो वह जो है फिर भी वह वहां पर संविदा का प्रवर्तन करा सकती है। इसी तरह से बंटवारा का मामला है, पारिवारिक समझौता है, तो इन सब मामलों में जो है यह जो संविदा की गुप्तता का सिद्धांत है वह लागू नहीं होता है और इसी के कारण जो माता है वह भरण पोषण के लिए वहां पर दायी वो जो है दावा कर सकती है और ऐसा जो दावा होगा वह विधिमान होगा और प्रवर्तनीय होगा। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण केस हैं जिनको हम देखेंगे, इसको समझेंगे कि ये जो केस है ये किससे संबंधित है, किस विषय से, क्योंकि इससे जो है सुमेलित करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है और यह चाहे जिस राज्य की परीक्षा हो सुमेलित करने के लिए तो प्रश्न पूछा ही जाता है। तो अगर जो है अगर इसमें से आपको एक दो याद रहता है तो वहां पर तो सुमेलित हो जाता है, लेकिन कई बार
सुमेलित करने वाले जो प्रश्न होते हैं वो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और वहां पर जो प्रश्न है उसकी संभावना गलत होने की ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम इसमें जो काफी महत्वपूर्ण केस हैं इनको एक जगह पर कलेक्ट करने की कोशिश किए हैं, तो आप इसको समझ लेंगे तो देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, उसको अलग अलग स्थानों से खोजना नहीं पड़ेगा। तो जैसे इसमें है भगवान दास बनाम गिरधारी लाल का केस, तो यह टेलीफोन के द्वारा स्वीकृति से संबंधित है। इसी प्रकार से होचेस्टर बनाम डीला टूर का जो केस है यह पूर्णकालिक या पूर्वकालिक संविदा भंग से है। सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम का केस यह विफलता के सिद्धांत से संबंधित है। डेरी बनाम पीक का केस है कपट से संबंधित। मैग्रेगर बनाम मैग्रेगर का केस यह है संविदा का आशय से संबंधित है। और इसी प्रकार से जो बीक्स बनाम टाइबाल्ट का केस है यह सामान्य प्रस्ताव या लोक प्रस्ताव इससे संबंधित है। और हेंडरसन बनाम स्टीवेंसन का जो केस है यह युक्त सूचना से संबंधित है। क्यूरी बनाम मीसा यह प्रतिफल से संबंधित है। सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम का केस यह असंभवता का सिद्धांत या इसे ही नैराश्य का सिद्धांत कहा जाता है, तो इससे संबंधित है। और राज रानी बनाम प्रेम अदीब का जो केस है यह अवयस्क के द्वारा करार से संबंधित है। और अवयस्क द्वारा करार से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण और लीडिंग केस है वह है मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष का जो केस है। और इसी प्रकार से इंडोर्स लिमिटेड बनाम माइल्स फॉर ईस्ट कारपोरेशन का जो केस है यह स्वीकृति की सूचना से संबंधित है। हार्वे बनाम फैसी का केस प्रस्ताव के आमंत्रण से है। लेस्ली आर लिमिटेड बनाम सील का जो केस है यह प्रत्यास्थापन से संबंधित है। रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाम पावेल का जो केस है यह विवक्षित संविदा से संबंधित है। डनलप टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज का केस यह संविदात्मक संबंध से संबंधित है। टिन बनाम हाफमैन का जो है प्रति प्रस्ताव अर्थात क्रॉस ऑफर से संबंधित है। फिशर बनाम बेल का जो केस है यह कीमत का कोटेशन से संबंधित है। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मॉल वॉल कंपनी का जो केस है यह स्मॉल नहीं बल्कि स्मॉक बॉल कंपनी का केस जनसाधारण को प्रस्ताव से संबंधित है। और वेलफार बनाम बेलफार का जो केस है वह संविदा करने का आशय इससे संबंधित है। तो यह जो बहुत ही महत्वपूर्ण केस है आप इनको एक जगह पर नोट कर सकते हैं या वीडियो को कई बार देख कर जो है इसको याद कर सकते हैं। और आगे प्रश्न देखते हैं कि बेलफार बनाम बेलफार का जो केस है वह किस बिंदु पर एक निदर्शकवाद है। तो बेलफार बनाम बेलफार का जो केस है यह संविदा करने का आशय से संबंधित केस है। नेक्स्ट है संविदा अधिनियम की धारा 4 में निम्नलिखित में से किसका उपबंध नहीं है। तो धारा 4 के अंतर्गत जो संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है तो इसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो धारा 4 के अंतर्गत 3 बातें बताई गई हैं कि प्रस्ताव या प्रस्थापना की संसूचना कब पूर्ण होती है। स्वीकृति या इसे ही स्वीकृति या प्रतिग्रहण कहा जाता है, इसकी सूचना कब पूर्ण होती है। प्रतिसंहरण की सूचना कब पूर्ण होती है। इन्हीं 3 बातों के बारे में जो प्रावधान है धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। लेकिन प्रस्थापना और प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण इसके संदर्भ में जो है प्रावधान इसमें नहीं किया गया है, बल्कि इसके बारे में प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। तो अब हम देखते हैं धारा 4 को। धारा 4 के अंतर्गत जैसा हमने देखा कि प्रस्ताव और स्वीकृति और प्रतिसंहरण इनकी जो संसूचना है वह कब मानी जाएगी कि पूर्ण हो गई है। तो पहला इसमें है कि प्रस्ताव या प्रस्थापना की सूचना तब पूरी मानी जाती है जबकि वह प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति के ज्ञान में आ जाए जिससे वह की गई थी। अर्थात यह है इसने बी को एक प्रस्ताव भेजा, तो ऐसी जो प्रस्ताव कब माना जाएगा कि वह इसको मिल गया है या प्रस्ताव कर दिया गया है, तो जब इसका जो प्रस्ताव है यह बी के ज्ञान में आ जाता है। अब प्रस्ताव तो कर दिया गया, अब बी स्वीकार भी कर लेता है, तो स्वीकार कब उसकी सूचना है ए के को कब मिल जाएगी, तो मान लिया जाएगा कि जो स्वीकृति है वह पूर्ण हो गई है। तो स्वीकृति की जो सूचना है वह उसमें 2 बातें आती हैं, एक प्रस्तावक के विरुद्ध अर्थात ए के विरुद्ध और दूसरा बी के विरुद्ध। तो प्रस्तावक ने जिसने प्रस्ताव किया था उसके विरुद्ध अगर कोई बात आती है तो ए कहता है कि हमने तो जो है स्वीकृति अपनी दे दिया था, तो यह तब स्वीकृति जो पूर्ण होती है जबकि वह भेज दी जाती है और स्वीकृतिकर्ता की शक्ति से बाहर चली जाती है। तो इसी पे एक प्रॉब्लम बनाया जाता है कि डाक के द्वारा एक ने बी को कोई प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव जो है बी को मिल गया, तो मिलने के बाद बी क्या करता है कि अपनी स्वीकृति का एक लेटर है वह लेटर ए को भेजता है। तो वह जैसे ही वह डाक में डालता है अर्थात बी के अधिकारिता शक्ति से बाहर चली जाती है, तो यह मान लिया जाएगा कि वह जो है उसके द्वारा स्वीकृति कर दी गई है और अब वह अपनी स्वीकृति से मुकर नहीं सकेगा। और
वह इस बात के लिए भी ए के विरुद्ध दावा कर सकेगा कि हमने अपनी तुम्हारे प्रस्ताव पे अपनी स्वीकृति दे दी। अब दूसरा बात यह आती है कि स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध वह तब पूर्ण होती है जब प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है। तो स्वीकृति के बारे में ये दो बातें यहाँ पर आवश्यक है जानना। अब तीसरा है प्रतिसंहरण की सूचना। तो कोई प्रतिसंहरण की सूचना है वह कब पूर्ण हो जाती है? तो यह जो प्रतिसंहरण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब पूर्ण होती है जबकि उसे भेज दिया जाता है और भेजने वाले व्यक्ति की शक्ति से बाहर चला जाता है, और जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिसंहरण किया गया है उसके विरुद्ध तब पूर्ण हो जाती है जबकि उसके ज्ञान में आ जाती है। तो यही तीन बातें जो है धारा 4 के अंतर्गत बताई गई हैं। यहाँ पर बहुत बार जो है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग उदाहरण के माध्यम से प्रश्न बनाए जाएंगे, इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना है, समझना है। इसके जो दृष्टांत हैं उसको भी बेयर एक्ट के माध्यम से आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो गलत होने के चांसेस खत्म होंगे, क्योंकि ये जो शुरुआत के जो है धारा 1 से लेके धारा 31 तक के जो प्रोविजन है, यही 30 तक के, यही जो है काफी जो है टफ माने जाते हैं। इसमें भी जो है धारा 10 तक का है, यही ज्यादा जो है परेशान करता है कई बार। उसके बाद तो जो है चीजें काफी आसान हो गई हैं। कई बार सीधा सीधा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। बीच बीच में कुछ धाराएं हैं जिसमें कई महत्वपूर्ण सिद्धांत समाहित हैं, उनके ऊपर जो केस लॉ है वहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो उसके बाद जो है अभी जो है वो सब चीजें आसान लगने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीकृति अर्थात प्रतिग्रहण की जो सूचना है वह स्वीकृतिकर्ता या प्रतिगृहीता के विरुद्ध कब संपूर्ण होती है। तो अभी मैं धारा 4 को देखा है, तो धारा 4 में यही जो तीन बातें बताई गई हैं। तो यहाँ से हमने जैसे बताया कि कई बार जो है सेक्शन से या प्रॉब्लम बना के इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और शब्दों का इस तरह से हेर फेर करते हैं कि वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो पूछा क्या है कि यहाँ पर स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध कब पूर्ण होती है। तो धारा 4 का जो दूसरा पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ बल्कि, उसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो स्वीकृति की सूचना है वह स्वीकृतिकर्ता या प्रतिगृहीता के विरुद्ध जो है तब पूर्ण हो जाती है जबकि वह प्रस्ताव करने वाले अर्थात प्रस्तावक, प्रस्ताव करने वाला तो वहां पर लिखा है प्रस्तावक व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है, तब यह पूर्ण हो जाती है। अब इसी में दूसरा प्रश्न यह बनाया जा सकता है कि यहाँ पर तो प्रतिगृहीता या स्वीकृतकर्ता के विरुद्ध, तो एक प्रश्न यह भी बनाया जाता है कि वह प्रस्तावक या प्रस्ताव करने वाले के विरुद्ध कब पूर्ण होती है। तो प्रस्ताव करने वाले विरुद्ध तब पूर्ण होती है जबकि वह पारेषण के अनुक्रम में उसको भेज दिया जाता है और जो स्वीकृति करता है उसकी शक्ति से वह बाहर चली जाती है। तो यही जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पे देखते हैं, वही बात हमने जो बताया है कि स्वीकृति की जो सूचना होती है वह प्रस्तावक के विरुद्ध और स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध, इन दो व्यक्तियों के विरुद्ध उसको वहां पर पूर्ण होती है। तो कब माना जाएगा? तो प्रस्तावक के विरुद्ध तब पूर्ण होती है जबकि वह भेज दी जाती है और स्वीकृति करने वाले व्यक्ति की शक्ति से बाहर चली जाती है, और स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध तब पूर्ण होती है जबकि वह प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का जो प्रतिसंग्रहण है यह कैसे होता है? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसके अनुसार केवल प्रस्तावक की मृत्यु या उन्मत्तता से जो है इसका प्रतिसंग्रहण नहीं होता है। दूसरा है, प्रस्तावक की मृत्यु या उन्मत्तता से यदि उसकी मृत्यु या उन्मत्तता का जो तथ्य है यह स्वीकृतिकर्ता के ज्ञान में आ जाता है, तो यह भी सही नहीं है पूरी तरह से। तीसरा है कि प्रस्तावक की मृत्यु या उन्मत्तता से यदि उसकी मृत्यु या उन्मत्तता का जो तथ्य है यह स्वीकृतिकर्ता के ज्ञान में प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले आ जाता है, तो यहाँ पर ये जो तीसरा विकल्प है यही सही होगा। अब धारा 6 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, तो धारा 6 को भी देखना आवश्यक है। इसमें जो है जो प्रतिसंहरण है वह कैसे होगा, तो यहाँ पर 4 प्रकार बताए गए हैं। तो इसमें पहला है कि प्रस्तावक के द्वारा दूसरे पक्षकार को सूचना देकर इसका प्रतिसंहरण किया जा सकता है। दूसरा है कि प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए विहित समय के बीत जाने पर, और अगर कोई विहित समय नहीं दिया गया है तो स्वीकृति के लिए जो है युक्त समय बीत जाने पर वहां पर वह उसका प्रतिसंहरण हो जाएगा। तीसरा है कि स्वीकृति किसी पूर्वभाव्य शर्त को पूरा करने में स्वीकृतिकर्ता के असफल रहने पर भी उसका प्रतिसंहरण हो जाएगा। और चौथा है कि प्रस्तावक की मृत्यु या उन्मत्तता से यदि उसकी मृत्यु या उन्मत्तता का जो तथ्य है वह स्वीकृतिकर्ता के ज्ञान में वह स्वीकृति करने से पहले आ जाता है, तब भी वहां पर जो प्रस्तावना है या प्रस्थापना है उसका प्रतिसंहरण हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी प्रस्ताव को
वचन में परिवर्तित करने के लिए उसकी जो स्वीकृति है वह कैसी होनी चाहिए। तो धारा 7 को देखेंगे तो इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिग्रहण जो है वह आत्यांतिक होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर धारा 7 में यह बताया गया है कि प्रस्थापना को वचन में परिवर्तित करने के लिए जो वह प्रतिग्रहण है अर्थात स्वीकृति है उसको आत्यांतिक होनी चाहिए, प्रायिक रीति से होनी चाहिए और युक्तियुक्त प्रकार से होनी चाहिए। ये जो सभी बातें हैं यह सही हैं धारा 7 के तहत। नेक्स्ट है, कोई प्रस्ताव स्वीकार किया गया माना जाता है जबकि उसकी शर्तों का पालन किया जाए या उसका प्रतिफल स्वीकार कर लिया जाए। यह जो प्रावधान है यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो धारा 8 को देखेंगे, इसी में यह बताया गया है कि किसी प्रस्ताव की शर्तों का पालन या व्यतिकारी वचन के लिए जो प्रतिफल है वह किसी प्रस्ताव के साथ पेश किया गया हो और उसका स्वीकार कर लिया गया हो तो उस प्रस्ताव का प्रतिग्रहण मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वचन कब अभिव्यक्त वचन कहलाता है? तो धारा 9 को देखेंगे, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसमें के अनुसार कि कोई जो वचन है वह कब अभिव्यक्त कहलाता है? तो इसी में यह बताया गया है कि अभिव्यक्त कोई वचन तब कहलाता है जबकि उसका जो स्वीकृति है अर्थात उसका जो प्रतिग्रहण है वह शब्दों के रूप में किया जाए। तो यही जो पहला विकल्प है यही सही है। अगर वह शब्दों के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है तो वह अभिव्यक्त वचन कहलाएगा, अन्यथा अभिव्यक्त वचन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्ताव की वैध स्वीकृति है? तो वैध स्वीकृति कौन सी होगी? तो स्वीकृति की जो परिभाषा हमने देखा धारा 2B के अंतर्गत दी गई है। इसी में इसके अनुसार जो वैध स्वीकृति क्या होती है कि उसमें जो है स्वीकृति प्रस्तावक के द्वारा विहित रीत से दी गई हो। तो अगर इस प्रकार से कोई स्वीकृति की जाती है तो वह वैध स्वीकृति मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविदा के लिए आवश्यक नहीं है? तो संविदा का जो आवश्यक तत्व है इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि कौन से जो करार हैं वह संविदा होंगे। तो धारा 10 के अनुसार तो संविदा के लिए आवश्यक क्या है? तो सक्षम पक्षकार होने चाहिए, वैध प्रतिफल होना चाहिए और वैध उद्देश्य होना चाहिए। और ये जो है किसी संविदा के लिए आवश्यक हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन आवश्यक नहीं है। तो युक्त निर्बंधन और शर्तें यही किसी संविदा के लिए आवश्यक नहीं है। अब हम धारा 10 को विस्तार से देखेंगे, उसको समझेंगे, क्योंकि अगर एक जगह पे इसको समझ लेंगे तो आगे इस पे बहुत सारे जो एमसीक्यूज बनाए जाएंगे उसको सॉल्व करने में, समझने में हमको जरा भी समय नहीं लगेगा और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो धारा 10 में 4 बातें हैं, 4 जो शर्तें हैं, 4 तत्व हैं जो किसी संविदा को वैध बनाने के लिए होते हैं। तो इसमें पहली तत्व तो यही है कि ये सक्षम पक्षकार होने चाहिए। और सक्षम पक्षकार कौन होगा इसके बारे में प्रावधान धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 11 में क्या बताया गया है कि कौन व्यक्ति सक्षम पक्षकार होगा? तो कौन होगा कि ऐसा व्यक्ति जो कि वयस्क हो और स्वस्थचित्त हो तथा विधि के द्वारा संविदा करने के लिए निर्योग्य घोषित न किया गया हो। तो धारा 11 के अंतर्गत कौन व्यक्ति सक्षम पक्षकार होगा? यहाँ पर 3 बातें बताई गई हैं। पहला तो वह वयस्क हो, दूसरा स्वस्थचित्त हो और तीसरा विधिक रूप से वह निर्योग्य घोषित न किया गया हो। अब धारा 12 को देखेंगे तो धारा 12 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो संविदा करने के लिए कौन सा व्यक्ति जो है स्वस्थचित्त है। तो धारा 12 के अनुसार संविदा करने के लिए स्वस्थचित्त ऐसा व्यक्ति है जो कि संविदा को समझता है और उसका जो है अपने हितों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वह युक्तियुक्त तरीके से उसका निर्णय लेने के लिए सक्षम होता है। वो व्यक्ति जो है वह संविदा करने के लिए स्वस्थचित्त माना जाता है। अब दूसरा जो आवश्यक तत्व है वह है स्वतंत्र सहमति। तो स्वतंत्र सहमति जो है किसी भी एक वैध संविदा के लिए आवश्यक होती है। तो धारा 13 के अंतर्गत सहमति शब्द को परिभाषित किया गया है और 14 के अंतर्गत स्वतंत्र सहमति को। तो दोनों धाराओं को एक साथ देखना होगा। तो सहमति से जो धारा 13 में परिभाषित है उसके अनुसार जबकि 2 या अधिक व्यक्ति एक बात पर और एक ही भाव में सहमत होते हैं तो यह माना जाता है कि वे सहमत हैं। और धारा 14 के अंतर्गत स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दी गई है। तो धारा 14 के अंतर्गत यह बताया गया है कि किन परिस्थितियों में अगर कोई सहमति की जाती है तो यह माना जाता है कि वह जो सहमति है वह स्वतंत्र सहमति है। तो इसके अनुसार जबकि कोई सहमति प्रपीड़न के बारे में अलग से देखिए बातें बताई गई हैं। प्रपीड़न धारा 15, असम्यक असर धारा 16, कपट धारा 17, दुर्व्यपदेशन धारा 18 और भूल के बारे में प्रावधान जो है यह धारा 20 से लेके 21-22 तक में है। अगर इन सब बातों से
कोई जो सहमति है वह प्रभावित नहीं है, अर्थात उस सहमति पर प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुर्व्यपदेशन, भूल इन सब का प्रभाव नहीं है, तब माना जाएगा कि वह जो सहमति है वह स्वतंत्र सहमति है, अन्यथा उसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा। और इसका जो तीसरा आवश्यक तत्व है वह क्या है कि विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए और विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वह जो संविदा है वह शून्य मतलब विधिपूर्ण नहीं होगी। तो विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य क्या होगा, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 23 के अनुसार कोई प्रतिफल और उद्देश्य तब विधिपूर्ण माना जाता है, कब? तो जब कि वह विधि के द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, पहली बात। दूसरी बात है कि वह ऐसी प्रकृति का हो कि किसी विधि के उपबंधों को विफल न करता हो, अर्थात किसी विधि के जो प्रावधान है उसका उल्लंघन न करता हो। और इसमें तीसरी बात है कि वह कपटपूर्ण ना हो, उसमें किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति का जो क्षति है वह अंतर्वलित न हो, और उसके जो है न्यायालय के द्वारा उसको अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध उसको घोषित न किया गया हो। तो यह जो है बातें आवश्यक होती हैं किसी वैध जो है प्रतिफल और वैध उद्देश्य के लिए। और चौथा और जो अंतिम इसका आवश्यक तत्व यह है कि जो करार है विधि के द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित न किया गया हो। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कौन सा, अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए, यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अभिव्यक्त, वहां पर प्रश्न ये इस प्रकार से बनाया जाएगा कि उसको विवक्षित रूप से शून्य घोषित किया गया हो, अभिव्यक्त रूप से, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अभिव्यक्त रूप से उसको शून्य घोषित न किया गया हो। और यह जो बताया गया है तो धारा 10 के अंतर्गत यह बताया गया है। तो इस प्रकार से धारा 10 को हमने कंप्लीट जो है कवर किया। अब आगे हम इसके एमसीक्यूज को देखेंगे, क्योंकि इसमें कई प्रकार के प्रश्न यहाँ पर घुमा फिरा के बनाए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयस्क के द्वारा या उससे की गई जो संविदा है वह कैसी होगी? तो अवयस्क के द्वारा या उससे अगर कोई संविदा की जाती है तो ऐसी जो संविदा है वह क्या होगी? तो वह शून्य होगी। क्योंकि यहाँ पर धारा 11 के अंतर्गत यह बता दिया गया है कि संविदा करने के लिए कौन सा जो व्यक्ति है वह सक्षम है। तो संविदा करने के लिए सक्षम वही व्यक्ति है जो कि वयस्क हो, स्वस्थ चित्त हो और विधि के द्वारा निर्योग्य न घोषित किया गया हो। तो यहाँ पर अगर अवयस्क है, यह संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है, इसीलिए जो है इसके द्वारा अगर कोई संविदा की जाती है तो वह शून्य होगी। इसी अवयस्क वाले मामले पर एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, उसका नाम है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। इसको ध्यान में रखना है, यह प्रत्येक जो एस्पिरेंट हैं उनको पता होना चाहिए कि यह जो केस है अगर कभी भी इससे पूछा जाता है तो बिना ये सोचे विचारे आपको यह लगाना है कि यह जो केस है वह अवयस्क के द्वारा संविदा से संबंधित है। इसमें यह बताया गया कि अवयस्क के द्वारा जो किया गया करार है वह प्रारंभतः शून्य है, इसलिए उसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल खाने का एक रोगी है जो कि बीच बीच में स्वस्थचित्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है कौन सा जो कथन है वह सही होगा? तो अगर एक पागल खाने का रोगी है वह कभी कभी स्वस्थचित्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा जो कथन है वह सही है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति जब वह स्वस्थचित्त हो जाता है तब उस दौरान अगर कोई जो है संविदा करता है तो ऐसी जो संविदा है वह वैध माना जाएगा। तो इसमें विकल्प देखते हैं कि जो अंतरालों के दौरान जो है संविदा कर सकता है, उन अंतरालों के दौरान संविदा नहीं कर सकता, उन अंतरालों के दौरान संरक्षक की सहायता से संविदा कर सकता है, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से संविदा कर सकता है। तो यहाँ पर उन अंतरालों के दौरान वह संविदा कर सकता है जबकि वह स्वचित्त रहता है। तो इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो यह धारा जो 12 का पैरा 2 है, इसी में यह प्रावधान किया गया है कि पागल खाने का जो रोगी है या कोई जो ऐसा विकृत चित्त व्यक्ति है जो कि बीच बीच में स्वस्थचित्त रहता है, तो इसी प्रकार से एक जो दृष्टांत है धारा 12 का दृष्टांत क, तो यह जो दृष्टांत है वो भी इस प्रश्न से मिलता जुलता है। नेक्स्ट है, सहमति शब्द की परिभाषा जो है यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो ध्यान रहे, सहमति की परिभाषा या सम्मति की परिभाषा, कंसेंट जिसे कहते हैं, इसकी परिभाषा धारा 13 के अंतर्गत दी गई है। और 14 में क्या गई है? स्वतंत्र सहमति, स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है, एड आइडम या कंसेस एड आइडम से क्या तात्पर्य है?
तो एड आइडम या कंसेस एड आइडम से यहाँ तात्पर्य है समान भाव से सहमति। इसे ही जो है यह जो प्रश्न है यह भी कई बार जो है पूछा गया है। खास करके इस प्रकार के जो प्रश्न है यह बिहार की परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश की परिभाषाओं में ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो इससे तात्पर्य है कि जब कोई दो व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं तो वहां पर इसे समान भाव से सहमति कहा जाता है। और यह जो है धारा 13 के अंतर्गत समाहित है। और 13 में क्या है, सहमति की परिभाषा दी गई है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि यह जो सिद्धांत है किस धारा में समाहित है, तो धारा 13 के अंतर्गत समाहित है। नेक्स्ट है, एक ही बात पर एक ही अर्थ में मतैक क्या अर्थ है। तो एक ही बात में एक ही अर्थ में मतैक का अर्थ होता है कि एक ही वस्तु के लिए एक ही अर्थ में करार होना। तो यह जो तीसरा विकल्प है यही सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन निम्नलिखित में से कौन वैध संविदा के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर जो वैध संविदा के लिए इसमें से कौन सी बातें आवश्यक होती हैं, तो इसमें पक्षकारों के मस्तिष्क का मिलन यही आवश्यक है। दूसरा है कि पक्षकारों के अधिकारों की वैधता की जांच करने के लिए मिलन, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। पक्षकारों का प्रतिफल की विवेचना हेतु मिलन, तो यह भी जरूरी नहीं है। पक्षकारों का प्रस्ताव और स्वीकृति को समझने के लिए मिलन, तो यह जो है संविदा के कोई आवश्यक तत्व नहीं है, बल्कि यहाँ पर पक्षकारों के मस्तिष्कों का मिलन होना चाहिए। इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ तो धारा 13 को जब पढ़ेंगे तो उसके पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर यह दिया गया है कि दो व्यक्ति एक ही भाव में और एक ही बात पर सहमत होते हैं, अर्थात उनके जो मानसिक मेल मिलाप हो जाता है, तब यह मान लिया जाता है कि वे जो है संविदा करने के लिए सहमत हैं। और जो स्वतंत्र सहमति होती है वह किसी वैध संविदा का अनिवार्य तत्व होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन विधि द्वारा अप्रवर्तनीय जो करार है यह शून्य होता है, और इसमें से कौन सा जो करार है वह शून्य नहीं होता है। तो अगर कोई जो करार है वह विधि के द्वारा अप्रवर्तनीय है, अर्थात प्रवर्तनीय नहीं है, तो वह जो है शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा शून्य नहीं है, तो विधिक कार्यवाहियों के जो अवरोधक करार होते हैं यह शून्य होते हैं। व्यापार में अवरोधक ये भी शून्य है। विवाह के अवरोधक यह भी शून्य है। तो प्रपीड़न के अधीन जो करार किया जाता है तो यह शून्य नहीं होता है, बल्कि यह शून्यकरणीय होता है, शून्यकरणीय होता है। और ये प्रपीड़न के आधार पर कब शून्यकरणीय हो सकता है, तो धारा 15 के तहत इसे शून्यकरणीय घोषित कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रपीड़न की परिभाषा यह भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो प्रपीड़न की जो परिभाषा है यह धारा 15 के अंतर्गत दी गई है। और इसमें क्या बताया गया है कि कोई ऐसा कार्य जो है प्रपीड़न के अंतर्गत आता है जो कि आईपीसी के अंतर्गत जो है अपराध है, और उस अपराध को करने की अगर किसी व्यक्ति को धमकी दी जाती है तो ऐसा जो कार्य है, ऐसा जो धमकी है वह प्रपीड़न के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, आत्महत्या की धमकी देकर सहमति प्राप्त किया जाना यह किससे प्रभावित माना जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की धमकी देता है और धमकी देकर के सहमति प्राप्त करता है तो उसका जो कार्य है वह उत्पीड़न या प्रपीड़न के अंतर्गत आएगा, जिसके बारे में प्रावधान धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई कार्य जो आईपीसी के अंतर्गत अपराध है और उसको करने की या उसको करने की धमकी दी जाती है तो वहां पर जो कार्य है वह प्रपीड़न के अंतर्गत आएगा। और आत्महत्या का जो प्रयास है या आत्महत्या की धमकी है यह जो है आईपीसी के अंतर्गत एक अपराध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है यह अनुचित प्रभाव संबंध के अंतर्गत नहीं आता है। तो अनुचित प्रभाव संबंध की तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है, अर्थात उस पर अनुचित प्रभाव डालकर उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई कार्य कराता है तो उसे अनुचित प्रभाव संबंध कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा जो संबंध है वह अनुचित प्रभाव संबंध के अंतर्गत नहीं आता। तो डॉक्टर और मरीज का संबंध जो है इसके अंतर्गत आता है। वकील और मुवक्किल का भी आता है, मालिक और नौकर का भी आता है। अर्थात ये जो है डॉक्टर है मरीज के ऊपर कोई अनुचित प्रभाव डाल सकता है, वकील अपने मुवक्किल पर और मालिक अपने नौकर पर अनुचित प्रभाव डालकर कोई कार्य करा सकते हैं या उनसे सहमति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो दुकानदार है वह ग्राहक पर जो है अनुचित दबाव डाल करके कोई वस्तु जो है नहीं बेच सकता है। नेक्स्ट है, असमयक असर को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो असमयक असर की परिभाषा धारा 16 के अंतर्गत दी गई है। और इसमें क्या बताया गया है कि एक पक्षकार जब दूसरे पक्षकार की इच्छा को शासित करने की स्थिति में होता है तो वहां पर यह माना जाता है कि वह जो असमयक असर उस पर डाला जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो और उसके साथ संविदा करता है, तो वहां पर यह साबित करने का भार किस पर होगा कि ऐसी जो संविदा है वह असामयिक असर से प्रभावित नहीं है या उससे प्रेरित नहीं है। तो धारा 16 का जो तीसरा खंड देखेंगे तो इसी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जबकि जो संव्यवहार है वह इस प्रकार का है कि उसके जो पक्षकार हैं वह एक दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में यह साबित करने का भार कि जो संविदा है वह असम्यक असर से प्रेरित नहीं थी, उस व्यक्ति पर होगा जो कि उस अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में था। अर्थात ये जो दूसरा विकल्प है यही सही होगा। तो यहाँ पर नोट करके दिया गया है कि एक व्यक्ति है वह अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में कब समझा जाएगा। तो तीन परिस्थितियां हैं जबकि एक व्यक्ति को यह माना जाएगा कि वह किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है। तो पहला है कि उस पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है। दूसरा है कि उसके साथ वैश्वासिक संबंध की स्थिति में है। तीसरी बात है कि उसकी जो मानसिक स्थिति ऐसी है कि उस पर आयु, रुग्णता या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण अस्थायी या अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ा है। और अगर इस प्रकार से के व्यक्तियों से अगर कोई व्यक्ति सहमति प्राप्त करता है तो यह समझा जाएगा कि ऐसी जो सहमति है वह स्वतंत्र नहीं है बल्कि धारा 16 के अंतर्गत वह असम्यक असर से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक बैंकर से उधार लेने के लिए ऐसे समय पर आवेदन करता है जबकि धन के बाजार में तंगी है। तो बैंकर जो है ब्याज की अप्रायिक अर्थात अनुचित ऊंची दर पर ऋण देने के सिवाय उधार देने से इनकार करता है। अर्थात वो सीधे सीधे कहता है कि यह जो ब्याज की दर है अगर आपको इसी दर पर उधार लेना है, कर्ज लेना है तो आप लीजिए, नहीं तो हम नहीं दे पाएंगे। तो जो क है वह स्वेच्छा से अपने ब्याज की ऐसी ऊंची दर पर भले उसकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वह उसको स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा। तो यह जो प्रश्न है यह धारा 16 का जो दृष्टांत घ है अर्थात जो दृष्टांत डी है इसी पर आधारित है। और इसके अनुसार कि जब ऐसा जो कर्ज लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसी जो संविदा है वैध है क्योंकि यह कारोबार के साधारण अनुक्रम में हुआ एक संव्यवहार है और यहाँ पर अनुचित प्रभाव नहीं डाला गया है बैंकर के द्वारा। नेक्स्ट है, ए जिसने अपने पुत्र बी को उसकी अवयस्कता के दौरान कुछ धन उधार दिया था, तो जब बी वयस्क हो जाता है तो उसके बाद अपने पैतृक असर के दुरुपयोग के द्वारा उससे धन उधार की राशि से अधिक धन राशि के लिए जो ए है वह बंधपत्र प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जो ए का कार्य है यह पूछा जा रहा है कि ए का कार्य किस प्रकार का होगा। तो ए का कार्य जो है वह असम्यक असर के अंतर्गत आएगा क्योंकि यहाँ पर जो पिता है वह अपने पुत्र की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए वह जो दिया गया धन था उससे अधिक धन के प्राप्त करने के लिए उससे बंध पत्र जो है यहाँ पर प्राप्त कर रहा है। तो असम्यक असर के बारे में प्रावधान धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है और यह जो प्रश्न है धारा 16 का जो दृष्टांत क है इसी पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो धारा 17 के अंतर्गत कपट की श्रेणी के में नहीं आता या कपट की कोटि में नहीं आता। तो पहला है कि किसी तथ्य को जो सत्य नहीं है यह विश्वास न होते हुए प्रस्तुत करना कि वह सत्य है। अर्थात जानबूझकर कोई बात जो असत्य है उसको सत्य के रूप में प्रस्तुत करना, यह जो है कपट के अंतर्गत आता है। धारा 17 के खंड 1 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। दूसरा है किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाया जाना, तो यह भी कपट के अंतर्गत आता है, उपधारा 2 के अंतर्गत 17 की। तीसरा है कि ईमानदारी से यह विश्वास करते हुए कि यह सत्य है और बिना यह जाने कि वह मिथ्या है कोई व्यपदेशन करना, तो यह जो कार्य है यह कपट के अंतर्गत नहीं आता है बल्कि यह जो है धारा 18 के अंतर्गत दुर्व्यपदेशन के अंतर्गत आता है। और जो चौथा है कि पालन करने का कोई आशय रखे बिना अगर कोई वचन दिया जाता है तो यह भी जो है कपट के अंतर्गत आता है। तो कपट के अंतर्गत यहाँ पूछा है नहीं आता, तो ये तो तीसरा वाला विकल्प है, यही कपट नहीं है। तो संविदा अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत कपट के अंतर्गत कौन कौन सी बातें शामिल हैं तो इसको भी देखेंगे। इसमें 5 बातें हैं, तो 5 जो कार्य हैं वो कपट के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें पहला है कि कोई बात जो सही नहीं है उसे जानबूझकर सही के रूप में सुझाना, अर्थात किसी असत्य बात को सत्य के रूप में जानबूझकर सुझाया जाना, यह कार्य जो है कपट है। दूसरा है किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति के द्वारा उस तथ्य को सक्रिय रूप से छुपाना, यह भी कपट के अंतर्गत आता है। तीसरा है कि कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना अगर कोई वचन दिया जाता है तो वह भी जो है कार्य कपट के अंतर्गत आता है।
और चौथा है कि प्रवांचना करने योग्य कोई अन्य कार्य है तो यह भी कपट है, और कोई ऐसा कार्य या लोप जिसका कपट पूर्ण होना विधि के द्वारा घोषित किया जाता है, तो यह जो सभी पांचों कार्य है यह कपट के अंतर्गत आते हैं। अब हम कपट पे आगे प्रश्न देखते हैं कि अ ने ब को नीलामी के द्वारा ऐसा घोड़ा बेचा जिसके पागल होने की जानकारी अ को थी। घोड़े के पागलपन के बारे में अ ने ब को कुछ नहीं बताया, तो इस विक्रय को किस आधार पर रद्द किया जा सकता है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस विक्रय को किस आधार पर रद्द किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इस दृष्टांत में जो प्रॉब्लम दिया गया है उसको देखेंगे कि नीलामी के द्वारा वह घोड़ा बेचा जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर किसी बात को जो बेचने वाला व्यक्ति अ है वह छिपाता नहीं है, अर्थात अगर उससे पूछा जाता तब वह न बताता, अर्थात उसका बोलने का कर्तव्य होता लेकिन वह चुप रहता, तो वहां उसके द्वारा कपट किया जाता। लेकिन यहाँ पर उससे कुछ पूछा नहीं जा रहा है और वह कुछ बता नहीं रहा है, अर्थात वह कुछ छिपा नहीं रहा है, इसलिए जो उसका कार्य है वह कपट के अंतर्गत नहीं आएगा। और कुछ बोल भी नहीं रहा है तो दुर्व्यपदेशन भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ धारा जो 17 का स्पष्टीकरण है, धारा 17 का स्पष्टीकरण है, इसको जब पढ़ेंगे तो इसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि जबकि जो बोलना उसका कर्तव्य है लेकिन वह मौन रह जाता है तो वहां पर जो है कपट होगा। लेकिन जबकि किसी व्यक्ति की रजामंदी पर जिन तथ्यों का कोई प्रभाव पड़ता है और उनके बारे में अगर मौन रहा जाता है तो वहां पर जो वह कार्य है वह मौन है, वह कपट नहीं होगा। तो इस प्रश्न है धारा 17 का जो दृष्टांत क है इसी पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ए से कहता है कि यदि आप इनकार नहीं करते हैं तो मैं यह मान लूंगा कि यह जो घोड़ा है वह स्वस्थ है। ए कुछ नहीं कहता है, यहाँ ए का जो चुप रहना है वह बोलने के समान है, किस धारा के अंतर्गत? तो यह धारा 17 का जब स्पष्टीकरण देखेंगे तो इसी में यह बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति का बोलना उसका कर्तव्य है लेकिन वह उस परिस्थिति में मौन रह जाता है, तो ऐसा जो मौन रहना है वह बोलने के समान है और वह कपट के अंतर्गत आएगा, धारा 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट है दुर्व्यपदेशन की परिभाषा संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो दुर्व्यप अब धारा 18 को देखेंगे कि इसमें दुर्व्यपदेशन के कुछ आवश्यक तत्व बताए गए हैं। तो पहला इसमें है कि ऐसी बातें कहना जो कि सही नहीं है, अर्थात कोई गलत बात है, असत्य बात है और वह व्यक्ति उसको जो कहने वाला व्यक्ति है उसे वह सही समझता है, अर्थात सत्य समझता है और उसको सत्य समझकर उसको बता देता है, तो ऐसा जो कार्य है दुर्व्यपदेशन होगा। दूसरा है कि कोई ऐसा कर्तव्य भंग जो करने वाले व्यक्ति को कुछ लाभ दे या किसी दूसरे व्यक्ति पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तीसरा है कि करार के किसी पक्षकार से करार के विषय में भूल करवाना, तो यह जो तीनों कार्य हैं यह क्या होंगे? यह दुर्व्यपदेशन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्र सहमति के बिना किए गए करार किस धारा के तहत शून्यकरणीय होते हैं? तो स्वतंत्र सहमति के बिना अगर कोई करार किए जाते हैं तो धारा 19 के अंतर्गत यह बताया गया है कि ऐसे जो करार है वह शून्यकरणीय होंगे। तो धारा 19 में यह भी पूछ लिया जाता है कि धारा 19 के तहत किस प्रकार के जो सहमति है वह शून्यकरणीय होती है। तो जो सहमति प्रपीड़न के आधार पर प्राप्त हो, दूसरा है कपट के आधार पर प्राप्त हो और तीसरा है दुर्व्यपदेशन के आधार पर, अगर ये जो है धारा 19 के अंतर्गत ये 3 ग्राउंड बताए गए हैं। तो अगर 19 के तहत ये पूछा जाता है तो वहां पर आपको भूल या असम्यक असर इनको भी उसमें इंक्लूड नहीं कर देना है, बल्कि धारा 19 के तहत अगर पूछा जा रहा है कि किन आधारों पर जो है कोई संविदा शून्यकरणीय होती है या 19 के अंतर्गत शून्यकरणीय संविदा के बारे में प्रावधान है या शून्य के बारे में, तो यहाँ पर इन सब जो छोटी छोटी बातें हैं इनको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही एक ऐसी गलतियां हैं जो कि अमूमन हो जाती हैं जबकि इनसे जो गैर जरूरी धाराएं हैं उसको अगर ध्यान से नहीं पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविदा अधिनियम की धारा 19 के तहत किन आधारों पर कोई जो संविदा है पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय हो सकती है? तो कौन से आधार बताए गए हैं धारा 19 के अंतर्गत? अभी हमने देखा कि प्रपीड़न है और कपट है और दुर्व्यपदेशन है। तो प्रपीड़न, कपट और दुर्व्यपदेशन यही 3 ग्राउंड बताए गए हैं। इन्हीं आधारों पर धारा 19 के तहत कोई जो संविदा है वह क्या होगी? शून्यकरणीय हो जाएगी। नेक्स्ट है जब कोई सहमति दुर्व्यपदेशन या कपट के द्वारा प्राप्त हुई थी
तो भी ऐसी जो संविदा है वह शून्यकर्णी नहीं होगी। तो शून्यकर्णी तो होगी, धारा 19 के अंतर्गत बता दिया गया है कि प्रपीड़न, कपट या दुरुपदेशन के आधार पर कोई जो संविदा है वह शून्यकर्णी हो जाएगी। कैसे होगी? तो जो उससे प्रभावित पक्षकार है उसके विकल्प पर। लेकिन धारा 19 के अंतर्गत एक अपवाद बताया गया है। 19 में जो अपवाद बताया गया है कि अगर कोई संविदा है जो कि दुर्व्यपदेशन या कपट के द्वारा सहमति से जो है संविदा का निर्माण होता है, अर्थात इसके दुर्व्यपदेशन और कपट के द्वारा सहमति प्राप्त की गई और उस सहमति के थ्रू संविदा का निर्माण हुआ, तब भी वह जो संविदा है वो शून्यकर्णी नहीं होगी। जबकि जो सहमति का जो पक्षकार है उसको इस बात का जो सत्यता है उसका पता लगाने का एक अवसर था, अर्थात वह मामूली तत्परता से भी वहां सही बात का जो पता लगा सकता था, तो वह जो संविदा है शून्यकर्णी नहीं होगी। नेक्स्ट है, ख को प्रवंचित करने के आशय से क मिथ्या व्यपदेशन करता है कि क के कारखाने में 500 मन नील जो है वह प्रतिवर्ष बनाया जाता है और इसके द्वारा ख को वह कारखाना खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि ऐसी जो संविदा है वह कैसी होगी। तो यहाँ पर क्या है कि ख को प्रवंचित करने के आशय से क मिथ्या व्यपदेशन कर रहा है और क जो है उस व्यपदेशन के आधार पर वहां पर जो संविदा है वह कर लेता है। तो ऐसी जो संविदा है वह ख के विकल्प पर शून्यकर्णी होगी। लेकिन इसी में एक प्रश्न और बनाया जा सकता है कि अगर जो क है वह ख को प्रवंचित करता है, झूठी बात बताकर उसको प्रेरित करता है कि उसके जो कारखाने में 500 मन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है, लेकिन जब ख कारखाने की लेखाओं की, उसके डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल करता है तो उसको पता चलता है कि वहां पर 500 नहीं बल्कि 400 मन नील ही जो है प्रतिवर्ष बनाया जाता है। और ऐसी पड़ताल करने के बाद वह उस कारखाने को खरीदता है, तब उसका जो वह संविदा है वह शून्यकर्णी नहीं होगी। तो इसी संदर्भ में दो बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बारीक बारीक सी बातें हैं जो कि एक जैसी दिखती हैं और वहां पर जो प्रश्न है उसकी गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको प्रश्न जो है ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब दृष्टांत या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो थोड़ा लेंदी होते हैं, इसलिए उसको पढ़ने की आवश्यकता होती है। वह हाँ में पूछ रहा है, नहीं में पूछ रहा है, या उसमें कुछ और बातें जोड़ी गई हैं या छोड़ी गई हैं, इनको ध्यान से पढ़ना होता है। और नहीं तो कई प्रकार से जो विकल्प होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, तो वहां पर जो कंफ्यूजन के कारण प्रश्न आसान आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो यह जो प्रश्न है यह धारा 19 का जो दृष्टांत क है इसी पर आधारित है। नेक्स्ट है, असमयक असर से उत्प्रेरित संविदा को अपास्त करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो अभी हमने धारा 19 को देखा है, तो धारा 19 के अंतर्गत किन आधारों पर जो संविदा है वह शून्यकर्णी घोषित कराई जाएगी। तो इसमें क्या है, कपट है, प्रपीड़न है और दुर्व्यपदेशन है। लेकिन असमयक असर इसमें नहीं दिया गया है। तो असमयक असर से अगर कोई जो संविदा है वह प्रभावित है तो उसको जो है अपास्त कराने की शक्ति किसको होगी, तो जो पक्षकार उससे प्रभावित हुआ है। तो किस धारा के तहत होगी, तो यह धारा 19A के तहत होती है, अर्थात 19 क के तहत होती है। नेक्स्ट है, कपट और दुर्व्यपदेशन के संबंध में जो कौन सा कथन है वह सही है। तो कपट के बारे में प्रावधान धारा 17 में और दुर्व्यपदेशन के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। और इन दोनों ही आधारों पर जो संविदा है वह शून्यकर्णी हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सही है, तो पहला इसमें सही हो गया। दूसरा है कि कपट जो है दुष्कृति में नुकसानी के लिए वाद हेतु प्रस्तुत करता है, तो यह भी सही है, क्योंकि कपट जो है अगर उसके आधार पर किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है तो उसके लिए जो है वह नुकसानी के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों सही है। तीसरा है कि साधारण दुर्व्यपदेशन एक दुष्कृति है, तो ऐसा जो है यह कथन सही नहीं है, इसलिए 1 और 2 ये दोनों जो कथन है वह सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया करार कैसा होता है। तो यह जो प्रश्न है देखने में बहुत आसान लग रहा है कि अगर किसी करार में, किसी संविदा में जो सहमति है वह स्वतंत्र नहीं है तो वहां पर प्रभावित पक्षकार की इच्छा से वह शून्यकर्णी हो जाएगी। लेकिन इस प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो धारा 15, 16, 17, 18 इनके तहत वह शून्यकर्णी होगी। लेकिन जो भूल है जिसके बारे में धारा 20 के अंतर्गत बताया गया है, तो भूल से जो प्रभावित सहमति है वह भी सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती। लेकिन उसी में यह बताया गया है कि जब दोनों पक्षकार जो है तथ्य की भूल के संदर्भ में हो, अर्थात जो
करार के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनकी भूल जो है दोनों पक्षकार के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह शून्यकरणी नहीं होगी बल्कि शून्य होगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा तो यह होगा या तो शून्यकरणी होगी या शून्य होगी। तो और यह जो प्रश्न है यह धारा 19 से संबंधित है। 19 को देखेंगे तो इसमें जो है कपट, प्रपीड़न या दुर्व्यपदेशन, ये दो बातें बताई गई हैं और इन दो बातों से जो प्रभावित कोई सहमति होती है तो वह शून्यकरणी होती है। और 19 ए को जब देखेंगे तो उसमें असम्यक असर बताया गया है, इससे भी अगर कोई जो सहमति प्रभावित है तो क्या होंगे, शून्यकरणी होंगे। लेकिन जो 20 में भूल बताया गया है तो भूल के बारे में यह है कि अगर दोनों पक्षकार जो है प्रभावित हैं तो शून्य होगा और अगर केवल एक पक्षकार प्रभावित है तो वहां पर शून्य नहीं होगा। विकल्प में केवल शून्यकरणी, विधि विरुद्ध या अवैध इस तरह से विकल्प होता तो वहां पर शून्यकरणी दिया जाता, लेकिन यहाँ पर चूंकि या तो शून्य या शून्यकरणी है तो इसे जो है धारा 20 को यहाँ पर ध्यान में रखना आवश्यक होगा। और 20 को ध्यान में रखते हुए अगर उत्तर दिया जाएगा तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा, या तो शून्य होगा या शून्यकरणी होगा। नेक्स्ट है, जहां किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसे तथ्य के बारे में जो कि करार के लिए आवश्यक हैं या मर्मभूत हैं उस पर भूल करते हैं तो वहां पर ऐसा जो करार है वह क्या होगा, तो ऐसा जो करार है वह शून्य होगा। और इसके बारे में प्रावधान धारा 20 के अंतर्गत दिया गया है। ध्यान ये देना है कि दोनों पक्षकार, चूंकि इस पे कंफ्यूजन बहुत होता है, तो दोनों पक्षकार अगर भूल कर रहे हैं तो वहां पर जो संविदा होगी या जो करार होगा वह शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत किए गए करार की प्रकृति क्या होगी। तो धारा 20 के अंतर्गत अगर कोई करार किया जाता है तो ऐसा जो करार की प्रकृति क्या होगी वह शून्य होगा। और धारा 20 में क्या है कि दोनों पक्षकार के द्वारा तथ्य की भूल अगर की जाती है तो ऐसा करार शून्य होगा। नेक्स्ट है, जो चीज करार की विषय वस्तु हो उसके मूल्य के बारे में अगर कोई गलत राय रखी जाती है तो उसे क्या समझा जाएगा। तो अगर कोई चीज करार की विषय वस्तु है और उसके मूल्य के बारे में अगर गलत राय रखी जाती है तो वह जो है तथ्य की भूल नहीं समझी जाएगी, तो उसे तथ्य की भूल नहीं समझा जाएगा। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 20 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, ब से अमुक घोड़ा खरीदने का करार अ करता है और यह पता चलता है कि घोड़ा करार करने के समय मर चुका था। तो यद्यपि दोनों पक्षकारों में से किसी को भी इस तथ्य की जानकारी नहीं थी तो ऐसा जो करार होगा वो उसका क्या प्रभाव होगा, ऐसा करार किस प्रकार का होगा। तो चूंकि यहाँ पर जो घोड़े का विक्रय की जो विषय वस्तु है अर्थात जो घोड़ा है वह करार के समय मर चुका है, तो इसलिए वहां पर जो करार है उसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, इसलिए ऐसा जो करार है वह शून्य होगा। तो दूसरा विकल्प सही है। और यह जो प्रश्न है धारा 20 का जो दृष्टांत ख है इसी पर आधारित है। इसमें क्या बताया गया है कि ख को अमुक घोड़ा खरीदने का करार अ करता है और यह पता चलता है कि वह घोड़ा सौदे के समय मर चुका था, यद्यपि दोनों में से किसी भी पक्षकार को इसकी जानकारी नहीं थी, तो ऐसा जो करार है वह शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी इस गलत विश्वास के साथ संविदा करते हैं कि एक विशिष्ट ऋण वह भारतीय परिसीमा विधि के द्वारा वर्जित है, तो यह जो संविदा है इसका क्या असर होगा। तो यह प्रश्न पहले देखेंगे, तो यह प्रश्न धारा 21 पर आधारित है। तो धारा 21 के क्या प्रावधान है कि विधि की भूल का क्या प्रभाव होगा। तो अगर कोई विधि की भूल की जाती है तो इसके संदर्भ में प्रावधान 21 के अंतर्गत दिया गया है और कोई संविदा इस कारण से शून्यकरणी नहीं होगी कि वह भारत में प्रवृत्त किसी विधि की भूल के कारण की गई थी। तो भारतीय परिसीमा विधि की भूल के कारण अगर कोई जो करार या संविदा किया जाता है तो वह शून्यकरणी नहीं होगा। और यह जो प्रश्न है यह सीधा सीधा जो धारा 21 में एक दृष्टांत दिया गया है इसी दृष्टांत पर आधारित है। तो धारा 21 के दृष्टांत पर आधारित है और यह शून्यकरणी नहीं होगा। नेक्स्ट है, संविदा अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत विदेशी विधि की भूल का क्या प्रभाव होगा। तो धारा 21 के अंतर्गत ही जो है यह जो दूसरा भाग है उसमें यह बताया गया है कि ऐसी विधि जो कि भारत में प्रवृत्त नहीं है अर्थात जो कि विदेशी विधि है तो इसकी भूल का वही प्रभाव होगा जो कि तथ्य की भूल का होता है। तो यह जो विधि की भूल होगी विदेशी विधि की तो मानो वह तथ्य की भूल होती है। नेक्स्ट है, संविदा के एक पक्षकार के द्वारा तथ्य की भूल करने पर वह जो संविदा है वह क्या होगी। तो धारा 22 को देखेंगे तो इसके संदर्भ में प्रावधान मिल जाएगा। वहां पर यह बताया गया है कि एक पक्षकार के द्वारा अगर कोई तथ्य की भूल की जाती है तो इसी कारण से वह जो संविदा है वह शून्यकरणी नहीं हो जाएगी।
नेक्स्ट है, एक संविदा पर भारत में प्रवर्तनीय विधि संबंधी भूल का क्या प्रभाव होगा। तो यह जो प्रश्न है धारा 21 से संबंधित है और धारा 21 के अंतर्गत यही बता दिया गया है कि कोई संविदा इस कारण शून्य करनी नहीं होगी कि वह भारत में प्रवृत्त विधि के भूल के कारण की गई थी। तो इसलिए जो यह संविदा है वह शून्यकरणी नहीं होगी। तीसरा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट है, विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य से संबंधित प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है। अब धारा 23 को देखेंगे तो इसमें यह बताया गया है कि कौन से जो प्रतिफल हैं या कौन से उद्देश्य हैं वह विधिपूर्ण होंगे। तो अर्थात कब कोई प्रतिफल या जो उद्देश्य है वह विधि विरुद्ध होगा, तो जबकि वह विधि के द्वारा निषिद्ध हो, विधि के किसी उपबंधों को विफल करता हो, कपटपूर्ण हो, उसमें किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की क्षति अंतर्वलित है। इसके अलावा अगर वह न्यायालय उसको लोकनीति के विरुद्ध या उसको अनैतिक मानता है, तब वो जो है वह जो प्रतिफल है और जो उद्देश्य है उसको विधि विरुद्ध माना जाएगा। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कपट पूर्वक प्राप्त लाभ को बांटने का अगर कोई करार किया जाता है तो वह जो है विधिपूर्ण नहीं होगा बल्कि विधि विरुद्ध करार होगा। अनैतिक कार्य करने के लिए कोई करार किया जाता है, विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा अगर नौकरी दिलाने के लिए करार किया जाता है, मुकदमा वापस लेने के लिए करार किया जाता है, तो वह जो करार है तो ऐसा जो करार है वह विधिपूर्ण नहीं होगा अर्थात विधि विरुद्ध होगा। तो ये जो चार हमने बातें बताई हैं आगे हम देखेंगे, तो इसी चारों पर बहुत सारे जो दृष्टांत के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप एक लाइन में इसको समझे रहेंगे कि कपट पूर्वक अगर कोई कार्य किया जाता है और उससे लाभ प्राप्त होता है तो उस लाभ को बांटने का करार किया जाता है। अनैतिक कार्य का विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा अगर नौकरी दिलाने के लिए कोई करार किया जाता है, मुकदमा वापसी लेने के लिए करार किया जाता है, तो ये जो सारे करार होंगे वह अवैध होंगे या विधि विरुद्ध होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद समदोष या पैरी डेलिक्टो सिद्धांत से संबंधित है। तो इससे जो संबंधित केस है यह ओमकार मल बनाम बनवारी लाल का केस है। और अगर यह पूछा जाता है कि यह सिद्धांत किस धारा के अंतर्गत समाहित है, तो इसको भी ध्यान रखना है, तो यह धारा 23 के अंतर्गत समाहित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लिखित नहीं है। तो धारा 23 में क्या बताया गया है कि कौन से जो प्रतिफल हैं और उद्देश्य हैं वह वैध होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो अगर कोई जो प्रतिफल है या उद्देश्य है वह विधि के द्वारा निषिद्ध है, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 23 में दिया गया है। वह कपटपूर्ण है, वह अनैतिक है, तो यह इन तीनों के बारे में प्रावधान धारा 23 में है। लेकिन वह अवैध हो तो इसके संदर्भ में कोई प्रावधान धारा 23 में नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, यदि एक करार का उद्देश्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है तो ऐसा जो करार होगा वह क्या होगा। तो अगर कोई ऐसा करार है जो कि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है तो ऐसा जो करार है वह शून्य और अवैध दोनों होगा। नेक्स्ट है, लोकनीति एक अनियंत्रित घोड़ा है या लोकनीति एक अनियंत्रित शैतान है। तो यह जो कथन है वह किस केस में किया गया था। तो ऐसा जो कथन है यह किया गया था रिचर्डसन बनाम माइलिस के केस में। नेक्स्ट है, ये उस अभियोजन को जो उसने लूट के बारे में बी के विरुद्ध संस्थित किया है उसे छोड़ देने का बी को वचन देता है और बी जो है वह ली गई मूल्यों का चीजों का मूल्य लौटा देने का वचन देता है। तो ऐसा जो करार है वह कैसा होगा। तो यह करार शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है वह विधि विरुद्ध है और धारा 23 के अंतर्गत यह बता दिया गया है कि ऐसा जो करार है अगर उसका विधि विरुद्ध उद्देश्य से किया जा रहा है तो वह शून्य होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह दूसरा वीडियो था और इसके माध्यम से हमने कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है और अभी तक हम धारा 23 तक पहुंचे हैं, क्योंकि जो धारा 1 से लेके धारा 30 तक की जो प्रावधान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं सबसे ज्यादा घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इसको बिल्कुल स्पष्ट करते हुए प्रत्येक जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और लगभग इस पूरे अधिनियम को कवर करेंगे अपने एमसीक्यूज के वीडियो के माध्यम से। तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।